हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र हिस्ट्री का डिस्कशन है और हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास को डिस्कस करें, जिसमें आज का टॉपिक है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। सबसे पहले इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके बाद इस पर आधारित अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए, प्रश्न पूछे गए, उन सभी प्रश्नों को एनालिसिस करेंगे। लेकिन डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, ये चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में धनिक वर्ग के द्वारा, यानी जो रिच लोग थे, जो जमींदार लोग थे, इनके द्वारा, इन वर्गों के द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह दिए जाने के कारण, यानी ये लोग भू संपत्तियों में काफी निवेश करते थे, जिसके कारण उद्योगों का कोई स्वतंत्र रूप से विकास नहीं हो सका। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली को जो है प्रारंभ किया। याद रखिएगा, अगर बात करें तो इसे इस्तमरारी, जागीरदारी, ठीक है, मालगुजारी, याद रखिएगा, और बिस्वेदारी आदि भिन्न भिन्न नामों से भी जाना जाता है। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक के क्षेत्र में लागू थी। इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19% हिस्सा शामिल था। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों के एक नए वर्ग को भूस्वामी घोषित कर दिया गया, जिससे भूमि के लगान का 10/11 भाग कंपनी को देना होता था और 1/11 भाग अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखना होता था। अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत अगर बात करें तो जमींदार छोटे पूंजीपति यानी भद्र नवाब थे। अस्थायी भूमि बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा के बाद अंग्रेजों के द्वारा भारत में भू राजस्व वसूली के लिए लागू की गई दूसरी व्यवस्था रयतवाड़ी व्यवस्था थी। रयतवाड़ी, इस व्यवस्था के अंतर्गत अगर बात करें, इस व्यवस्था के जन्मदाता टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे। सर्वप्रथम इसे जो है, यानी रयतवाड़ी जो व्यवस्था है, इसे तमिलनाडु के बरामहल जिले में लागू किया गया। इसके बाद यह व्यवस्था मद्रास, बंबई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग में लागू की गई। इस प्रथा के अंतर्गत रैयतों को भूमि के मालिकाना और कब्जादारी अधिकार दे दिए गए थे। यानी इस प्रथा के अंतर्गत यह हुआ कि जो रैयत थे, जो जमींदार थे, इनको उन जमीनों के मालिकाना हक मिल गया या कब्जा करने का भी अधिकार दे दिया गया था, और प्रत्यक्ष रूप से या सीधे या व्यक्तिगत रूप से वे स्वयं सरकार को भू राजस्व का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे। इस व्यवस्था ने कृषक भूस्वामित्व की स्थापना की। इसके अंतर्गत कुल ब्रिटिश भारत के भूक्षेत्र का 51% हिस्सा शामिल था। इस व्यवस्था के अंतर्गत लगान की वसूली कठोरता से की जाती थी तथा लगान की दर भी काफी ऊंची थी। महालवाड़ी पद्धति में भू राजस्व व्यवस्था कृषक के साथ नहीं बल्कि प्रत्येक ग्राम या महाल के साथ स्थापित की जाती थी। इसके अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति अपनी भूमि छोड़ देता था तो ग्राम समाज जो है इस भूमि को संभाल लेता था। यह ग्राम समाज ही सम्मिलित भूमि तथा अन्य भूमि का स्वामी होता था। यह पद्धति उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब में लागू की गई कुछ परिवर्तनों के साथ, जिसके अंतर्गत कुल ब्रिटिश भारत के भूक्षेत्र का 30% हिस्सा शामिल था। औपनिवेशिक शासन काल में भारत सरकार के गृह शुल्कों यानी होम चार्जों से, जो होम चार्जेज थे, इनसे तात्पर्य इंग्लैंड स्थित राज सचिव के द्वारा भारत सरकार की ओर से किया गया व्यय था। इसमें शामिल थे भारतीय सार्वजनिक ऋण एवं रेलों पर लगाई गई पूंजी पर दिया गया ब्याज, भारत को दी गई सैनिक और अन्य सामग्री की लागत, भारत के कारण इंग्लैंड में दिए जाने वाले नागरिक और सैनिक शुल्क, इंग्लैंड में राज सचिव का सारा व्यय वर्ष 1919 तक, भारत सरकार के द्वारा यूरोपीय अफसरों को दिए जाने वाले भत्ते और पेंशन, भारत के बाहर हुए वॉर को यानी युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों के द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि गृह शुल्कों पर भारित नहीं थी। ब्रिटिश काल में इंपीरियल जो है प्रेफरेंस शब्दावली का प्रयोग भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियासतों के लिए किया जाता था। इसके तहत भारत में ब्रिटिश आयातों पर नाम मात्र का, याद रखिएगा, नाम मात्र का शुल्क यानी या बिल्कुल भी नहीं लगता था, जबकि भारत के निर्यातों पर ब्रिटिश में
ब्रिटेन में भारी शुल्क लगाया जाता था। धन के बहिर्गमन या ड्रेन की राष्ट्रवादी परिभाषा का तात्पर्य भारत से धन संपत्ति और माल का इंग्लैंड में हस्तांतरण था। बहिर्गमन या अपवाह या ड्रेन जो सिस्टम था, ये राष्ट्रवादी परिभाषा के अंतर्गत अगर बात करें तो भारत से जो धन संपत्ति, जो माल थे, कच्चे माल थे, जो यहाँ की अपार संपत्ति थी, वो इंग्लैंड में पहुंच रहा था, जिसके बदले में भारत को इसके समतुल्य कोई भी आर्थिक, वाणिज्यिक या भौतिक प्रतिलाभ नहीं होता था। दादा भाई नौरोजी धन के बहिर्गमन के सिद्धांत के सबसे पहले और सर्वाधिक प्रखर प्रतिपादक थे। उन्होंने अपने लेखों एवं पुस्तकों में अगर बात करें तो इनका पुस्तक जो है इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द पॉइंट एंड मीन्स ऑफ इंडिया, द अगर बात करें तो ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, ये सभी इनके पुस्तकें हैं। इनके माध्यम से, इन पुस्तकों और लेखों के माध्यम से अपने अपवाह सिद्धांत का जो है इन्होंने प्रतिपादन किया। अपवाह रमेश चंद्र दत्त ने भी धन के बहिर्गमन के सिद्धांत पर बल दिया। उन्होंने अपने लेख इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में यह मत प्रकट किया, विचार दिया कि सकल राजस्व का आधा भाग प्रतिवर्ष जो है भारत से बाहर चला जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1896 में अपने कलकत्ता अधिवेशन में आधिकारिक तौर पर बहिर्गमन के सिद्धांत को जो है स्वीकार किया और उस समय अंग्रेजों ने घोषणा की कि देश में पड़ने वाले अकालों और लोगों की निर्धनता का कारण वर्षों से लगातार चला आ रहा धन का बहिर्गमन है। सर सैयद अहमद खां ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार थे और मुस्लिम समाज का विकास वे भारत में आंग्ल सत्ता के बने रहने में ही संभव मानते थे। वे दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे। ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने के सिद्धांत पर जो है दादा भाई नौरोजी ने पुस्तक लिखी। दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजी राज की शोषक नीतियों का अनावरण किया, कहा कि यह राज भारत को दिन प्रतिदिन लूटने में लगा है। ब्रिटिश जो राज है ये भारत को दिन प्रतिदिन लूटकर खोखला कर रहा है, जिसके कारण भारत जो है गरीब देश बनता जा रहा है, निर्धन देश बनता जा रहा है। इसके परिप्रेक्ष्य में उन्होंने अपनी ड्रेन थ्योरी दी। दादा भाई नौरोजी ने 1865 में डब्ल्यू.सी. बनर्जी के साथ मिलकर लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन किया, जिसका कार्य भारत के दुख दर्दों का प्रचार करना था। 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले ये पहले भारतीय थे। याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी के बारे में। पहला प्रश्न है, भारत में उपनिवेशी शासनकाल में होम चार्जेज भारत को संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग थे। निम्नलिखित में से कौन सी निधि या निधियां होम चार्जेज की संगठक थी? इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि और भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन और पेंशन देने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, यानी पहला और दूसरा स्टेटमेंट जो है इसके संदर्भ में सही है। औपनिवेशिक शासनकाल में भारत सरकार के गृह शुल्कों से तात्पर्य यानी होम चार्जेस से तात्पर्य इंग्लैंड स्थित राज सचिव के द्वारा भारत सरकार की ओर से किया गया व्यय था। इसमें शामिल थे भारतीय सार्वजनिक ऋण एवं रेलों पर लगाई गई पूंजी पर दिया गया ब्याज, भारत को दी गई सैनिक और अन्य सामग्री की लागत, भारत के कारण इंग्लैंड में दिए जाने वाले नागरिक और सैनिक शुल्क। याद रखिएगा, इसके बाद इंग्लैंड में राज सचिव का सारा व्यय 1919 तक और भारत सरकार के द्वारा जो है यूरोपीय अफसरों को दिए जाने वाले भत्ते और पेंशन। भारत के बाहर हुए जो वॉर थे, लड़ाई थे, इनको लड़ने में अंग्रेजों के द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि गृह शुल्कों पर भारित नहीं थी। इसके बाद अगर बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है सेकंड, शब्द जो इंपीरियल प्रेफरेंस है इसका प्रयोग किया जाता था। इंपीरियल प्रेफरेंस शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था? तो देखिए अगर बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए।
जो इंपीरियल प्रेफरेंस था, यह शब्द भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए ये शब्द जो है प्रयोग किया जाता था। ब्रिटिश काल में इंपीरियल प्रेफरेंस शब्दावली का प्रयोग भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए किया जाता था। थर्ड नंबर है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण था। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण क्या था? इसका कारण था, अगर बात करें तो याद रखिएगा, कारण था धनिक वर्ग के द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह दिया जाना, ज्यादा प्रेफरेंस देना। ठीक है, जमींदारी व्यवस्था इस तरह से, यानी भूमि और जो भूमि से रिलेटेड जो संपत्ति थे इन्हीं को खरीदना, इन्हीं में निवेश करना। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में धनिक वर्ग के द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को वरीयता दिए जाने के कारण उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हो सका। 4 नंबर, 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख जो स्टेपल कमोडिटीज था, ये क्या थे? स्टेपल कमोडिटीज ये क्या थे, या पर्ण पदार्थ ये जो थे कौन कौन से थे इसमें? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा, अगर बात करें तो कपास था, रेशम था, सोरा था और अफीम था, ये थे स्टेपल कमोडिटीज, डी ऑप्शन। 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख पर्ण पदार्थ यानी स्टेपल कमोडिटीज कपास, रेशम, सोरा और अफीम थे। 18वीं शताब्दी में नील भी निर्यात की एक महत्वपूर्ण वस्तु थी। इस काल में अफीम मुख्य रूप से चीन को निर्यात की जाती थी। 5 नंबर है, इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया? इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया? तो लॉर्ड कर्नवालिस, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 1793 में लॉर्ड कर्नवालिस ने भूराजस्व की अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली का प्रारंभ किया। इसे इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी और बिस्वेदारी आदि भिन्न भिन्न नामों से भी जाना जाता है। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक के क्षेत्र में लागू थी। इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19% हिस्सा शामिल था। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों के एक नए वर्ग को भूस्वामी घोषित कर दिया गया, जिसे भूमि के लगान का 10/11 भाग कंपनी को देना था और 1/11 भाग अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखना था। अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदार छोटे पूंजीपति यानी भद्र नवाब थे। 6 नंबर है, किसके शासनकाल में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? किसके शासनकाल में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? तो लॉर्ड कर्नवालिस के कार्यकाल में। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 7 नंबर है, अस्थायी बंदोबस्त किसने किया, मतलब किससे किया गया? अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया, ये आपको मालूम है। किससे किया गया? जमींदारों से किया गया। 8 नंबर है, अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? सेम प्रश्न सेम जवाब। अस्थायी बंदोबस्त जमींदारों के साथ किया गया। 9 नंबर, किस गवर्नर जनरल ने भारत में अस्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी? किस गवर्नर जनरल ने भारत में अस्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी? सही जवाब है लॉर्ड कर्नवालिस, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 10, लॉर्ड कर्नवालिस का अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया कब? लॉर्ड कर्नवालिस का अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया? तो सही जवाब है 1793 में। 11 नंबर है, 1793 में लॉर्ड कर्नवालिस की भूव्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई थी। निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को सामान्यतः जो है इसके कारक के रूप में जोड़कर देखा जाता है?
1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई थी। निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को सामान्यतः इसके कारक के रूप में जोड़कर जो है देखा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ए, बी, सी कथनों में से कोई भी सही नहीं है, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा प्रारंभ अस्थायी बंदोबस्त वाली भू व्यवस्था प्रणाली में जमींदारों का भूमि पर वास्तविक अधिकार स्वीकृत कर लिया गया था, जब तक कि वे लगान एकत्र करके उसका 10/11 भाग सरकार को देते रहते तब तक। लेकिन जमींदारी का भू क्षेत्र निर्धारित नहीं था। लगान रहित अनुदान भूमि, चारागाह, पर्ती आदि भूमि निर्धारित न होने के कारण कानूनी विवाद बढ़े। जमींदार और कृषक के बीच अनेक मध्यस्थों के कारण भी विधिक वादों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। 12 नंबर है चिरस्थायी बंदोबस्त। 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे और अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किए। इसका कारण क्या था? चिरस्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किए। इसका कारण क्या था? इसका कारण था जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था, यानी बी ऑप्शन। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था जो है लागू करके जमींदारी इसके तहत जमींदार जिन्हें भूस्वामी के रूप में मुख्यतः मान्यता प्राप्त थी, इनको अपने क्षेत्रों में भू राजस्व की वसूली करने के लिए जो है 1/11 हिस्सा अपने पास और शेष हिस्सा कंपनी के पास जमा करने का अधिकार था। जमींदारी काश्तकारों से मनचाहा जो जमींदार थे, ये जमींदारी व्यवस्था से क्या करते थे? जो जमींदार थे काश्तकारों से, जो किसान थे, जो छोटे मोटे लोग थे, इनसे मनचाहा लगान वसूल करते थे और समय से लगान न देने वाले काश्तकारों से जमीन भी जो है ये लोग छीन लेते थे। कुल मिलाकर काश्तकार पूरी तरह से जमींदारों की दया पर निर्भर होते थे। जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। इस कारण बहुत से मामलों में पट्टे जारी नहीं किए जाते थे। इसके फलस्वरूप 1859 ईस्वी के रेंट अधिनियम पारित होने के 3 दशक पहले कुछ जिलों में और बंगाल बिहार सीमा के संथाल क्षेत्र के किसानों ने अपने परंपरागत अधिकारों की रक्षा के लिए हिंसा का सहारा लिया। 13 नंबर है बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का जो कारण था वो क्या था? भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना, यह था परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण, यानी सी ऑप्शन। देखिए, अगर बात करें तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय भू राजस्व व्यवस्था आरंभ में 10 वर्षीय व्यवस्था के रूप में 1790 में लागू की गई थी। 22 मार्च 1793 को परमानेंट सेटलमेंट यानी अस्थायी बंदोबस्त के रूप में स्थापित हुई। इस व्यवस्था में बिहार में लागू करने का मुख्य कारण कंपनी के लिए भू राजस्व की एक निश्चित राशि जो है तय करना था। याद रखिएगा। 14 नंबर है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए और बताइए कि कब बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम के द्वारा दिया गया था। किस ईस्वी में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम के द्वारा दिया गया था? सही जवाब है 1885 में, ऑप्शन ए। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया, जिसने जमींदारों को कई अधिनियम प्रदान किए। 19वीं शताब्दी तक आते आते भूमि की मांग बढ़ने लगी और भूमि मालिकों ने किराए में बढ़ोतरी की। यह समय किसानों के विद्रोह का था। इस बीच बंगाल सरकार ने बंगाल और बिहार में बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 को लागू किया, जिसमें भूमि मालिकों और किराएदारों के अधिकारों को परिभाषित किया गया। 15 नंबर है निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतबाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंध था या थे? कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतबाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंधित थे? इसका सही जवाब हो जाएगा, अगर बात करें तो देखिए
अलेक्जेंडर रीड और टॉमस मुनरो, यानी 2 और 3, सी ऑप्शन। रैतवाड़ी बंदोबस्त अंग्रेजों के द्वारा भारत में भू राजस्व वसूली के लिए लागू की गई एक प्रणाली थी। अलेक्जेंडर रीड ने मद्रास प्रेसिडेंसी में सर्वप्रथम 1792 में तमिलनाडु के बारामहल क्षेत्र में रैतबाड़ी व्यवस्था लागू की। टॉमस मुनरो ने 1809 में कुछ क्षेत्रों में इसको लागू किया। 1820 में मद्रास का गवर्नर बनने पर उसने जो है इसे मद्रास में लागू किया। मुनरो के शिष्य एल्फिंस्टन ने इसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लागू किया। संपूर्ण ब्रिटिश भारत के 51% क्षेत्र यानी मद्रास, बंबई के कुछ हिस्से, इसके बाद पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग में यह व्यवस्था लागू की गई। इस व्यवस्था के अंतर्गत रैयतों को भूमि का मालिकाना हक दिया गया, जिसके द्वारा ये प्रत्यक्ष, अगर बात करें तो ये प्रत्यक्ष रूप से सीधे या व्यक्तिगत रूप से भू राजस्व अदा करने के लिए उत्तरदायी थे। 1836 के बाद विनगेट और गोल्ड स्मिथ के द्वारा इस व्यवस्था में सुधार किए गए। 16 नंबर है, रैतबाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहां लागू की गई? रैतबाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहां लागू की गई? तो सही जवाब है मद्रास, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 17 नंबर है, भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त एवं रैतबाड़ी प्रणाली क्रमशः जो है शुरू की गई। भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली या रैतबाड़ी जो प्रणाली थी शुरू की गई थी कहां पर? तो अगर बात करें तो इसका सही जवाब क्या होगा, कमेंट करके बताइए, काफी महत्वपूर्ण है। तो बंगाल और मद्रास में, याद रखिएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है। किससे? सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है। किससे? तो रैतबाड़ी बंदोबस्त से, सी ऑप्शन। 19 नंबर है, ब्रिटिश व्यवस्था में रैतबाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था। बताइए, ब्रिटिश व्यवस्था में रैतबाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था, कहां पर? तो पश्चिमी भारत में और दक्षिणी भारत में, यानी सी एंड डी। प्रश्न संख्या 20 है, मद्रास के रैतबाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा? मद्रास के रैतबाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा? इसका सही जवाब क्या होगा, बताइए। अगर बात करें तो मुनरो इसका सही जवाब हो जाएगा, सी ऑप्शन। 21, रैतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की थी किसने? रैतवाड़ी जो प्रथा थी किसने प्रारंभ की? सर टॉमस मुनरो, यानी ऑप्शन ए। इसके बाद 22 नंबर, अंग्रेजों ने रैतबाड़ी बंदोबस्त कहां लागू किया था? अंग्रेजों ने रैतबाड़ी बंदोबस्त कहां लागू किया था? मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी, यानी डी ऑप्शन। 23 नंबर है, अंग्रेजों ने रैतबाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम प्रारंभ की थी। अंग्रेजों ने रैतबाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहां पर आरंभ की थी? मद्रास प्रेसिडेंसी में, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। रैतबाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन है, तीनों में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। पहला, किसानों के द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, बिल्कुल सही। सरकार रैयतों को पट्टे देती थी, यह भी सही। कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था, यह भी सही है, यानी सही जवाब है सी ऑप्शन, पहला, दूसरा और तीसरा। दक्षिण भारत में उत्तर भारत की तरह बड़े बड़े भूखंडों एवं बड़े जमींदारों के अभाव में रैतबाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया। इस व्यवस्था का सूत्रपात कैप्टन रीड और टॉमस मुनरो ने किया था। रैतबाड़ी व्यवस्था के तहत किसानों को अपनी जमीन का मालिक माना जाता था, जो सीधे सरकार को कर देते थे। कर का निर्धारण भूमि का सर्वेक्षण करने के बाद किया जाता था। भूमि सर्वेक्षण के बाद लगान के लिए किसान और सरकार के बीच एक समझौता होता था। किसान की सहमति के बाद उसे पट्टा दिया जाता था, जो भूमि पर उसकी निजी संपत्ति का प्रमाण होता था। 25 है, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है।
वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। सही जवाब है रैयतवाड़ी प्रथा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। रैयतवाड़ी प्रथा के अंतर्गत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। 26 नंबर है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन ए, ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी, कारण इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए। इनमें कौन सही है आपको बताना है। तो अगर बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए, ऑप्शन ए, यानी ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्यवस्था मतलब व्याख्या करता है, सही दिया गया है। ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी। ये व्यवस्थाएं अस्थायी बंदोबस्त थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था था, महालवाड़ी पद्धति। अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था जो है, अस्थायी बंदोबस्त जो व्यवस्था है बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक के क्षेत्र में लागू थी। इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्र का लगभग 19% हिस्सा शामिल था। रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास, बंबई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम तथा कुर्ग में यानी आधुनिक कर्नाटक का एक भाग में लागू थी। महालवाड़ी पद्धति संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत और पंजाब में लागू की गई। इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए थे। कथन कारण दोनों सत्य है। 27 नंबर है, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए, वर्ष 1900 में, यानी सी ऑप्शन 1900 सही जवाब हो जाएगा। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 ईस्वी में पारित किया गया, जिससे कृषकों की भूमि का गैर कृषकों के पास हस्तांतरित होना समाप्त हो गया। यानी कृषकों की जो भूमि थी, गैर जो कृषक थे, इनके पास अब ट्रांसफर नहीं हो सकता था। प्रश्न संख्या 28 है, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1839 में, सी ऑप्शन। अगर बात करें, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना 1839 में हुई थी। यह कंपनी 5 लाख रुपए के पूंजी के साथ इंग्लैंड में स्थापित की गई थी तथा नजीरा, असम में इस कंपनी का मुख्यालय था। नजीरा, असम में। द असम कंपनी भारत की सबसे पुरानी व्यवसायिक चाय कंपनी है, जो वर्तमान में भी कार्यरत है, एक्टिव है। 29 सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है। जजमानी का जो संबंध है किस क्षेत्र से है? जजमानी उत्तर भारत। बाराबलूट का संबंध महाराष्ट्र से है। मिरासी का संबंध तमिलनाडु से है। अडाडे का जो संबंध है वो कर्नाटक से है। यानी सही ऑप्शन डी में दिया गया, सही ऑप्शन डी ऑप्शन है, सही मिलान डी में है। जजमानी उत्तर भारत, बाराबलूट महाराष्ट्र, मिरासी तमिलनाडु, अडाडे कर्नाटक। 30 नंबर है, ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था? ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था? तो 40%। याद रखिएगा। 31 है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा प्रतिपादित अपवाह सिद्धांत ड्रेन थ्योरी की सही परिभाषा नीचे के किस कथन में जो है दी गई है? दादा भाई नौरोजी का जो थ्योरी है ड्रेन थ्योरी, इसकी सही परिभाषा किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में दिया गया। भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग या कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। धन के बहिर्गमन या अपवाह या ड्रेन थ्योरी राष्ट्रवादी परिभाषा का तात्पर्य भारत से धन, संपत्ति और माल का इंग्लैंड में ट्रांसफर था। बदले में भारत को इसके समतुल्य कोई भी आर्थिक, वाणिज्यिक या भौतिक प्रतिलाभ नहीं होता था। अपवाह सिद्धांत के तहत इसी
अप्रतिफलित निर्यात पर बल दिया गया। दादा भाई नौरोजी धन के बहिर्गमन के सिद्धांत के सबसे पहले और सर्वाधिक प्रखर प्रतिपादक थे। उन्होंने अपने लेखों और पुस्तकों में इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया के माध्यम से अपने अपवाह सिद्धांत का प्रतिपादन किया। 32 है, निम्न में से किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? काफी महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा गया है। निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन दादा भाई नौरोजी ने किया था। 33 है, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? प्रश्न जो दिया गया है, जिसका सही जवाब होगा, इस प्रश्न का सही जवाब आपको मालूम है, कमेंट करके बताइए। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को जिसने प्रतिपादित किया, नाम है दादा भाई नौरोजी, याद रखिएगा, यानी डी ऑप्शन। 34 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभिकथन ए, ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था, कारण धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था। इन दोनों में से जो सही है आपको बताना है। तो अगर बात करें जो 34 का सही जवाब हो जाएगा, ए ऑप्शन सही है। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या भी करता है। बहिर्गमन या निकासी, याद रखिए, बहिर्गमन या निकासी की राष्ट्रवादी परिभाषा का तात्पर्य भारत से धन, संपत्ति और माल का इंग्लैंड में ट्रांसफर था, जिसके बदले में भारत को इसके समतुल्य कोई भी आर्थिक, वाणिज्यिक या प्रतिलाभ नहीं होता था। ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार जो संतुलन था, अनुकूल था, क्योंकि इस दौरान आयात की तुलना में अधिक निर्यात होता था। ईस्ट इंडिया कंपनी के धन निष्कासन के स्रोत थे व्यापारिक एकाधिकार से प्राप्त लाभ, कंपनी के कर्मचारियों के वेतन और पेंशन, कंपनी के निवेशकों को दिए जाने वाला लाभांश आदि। कंपनी के द्वारा जो पैसा इंग्लैंड भेजा जाता था, वही पैसा पुनः भारत में विदेशी ऋण और पूंजी निवेश के रूप में प्राप्त होता था। इस पूंजी निवेश का उद्देश्य देश का विकास नहीं, बल्कि भारतीय साधनों का अधिक से अधिक शोषण था, दोहन करना था। 1813 के बाद इस आर्थिक निकासन से जो है अप्रतिफल निर्यात का रूप धारण कर लिया गया, यानी जो आर्थिक निकास था इसने अप्रतिफल निर्यात का रूप धारण कर लिया। 1914 के पहले भारत में अंग्रेजी पूंजी निवेश केवल जो है उन आर्थिक ऊपरी साधनों में लगाए गए जो जैसे कि रेलवे, सड़क, व्यापारिक जहाज, खनिज उद्योग यानी कोयला और सोना से संबंधित, वित्तीय संस्थाएं, बैंक, बीमा, वित्तीय निगम में जो अंग्रेजी उद्योग के अनुपूरक थे, और इनमें जो है भारतीय औद्योगिक विकास के लिए कोई स्थान नहीं था। दादा भाई नौरोजी ने धन के निकासन को जो है या धन के निकासी को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी और इसे भारत की निर्धनता का मुख्य कारण भी कहा। 35 है, निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे? निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे? दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और आरसी दत्त, यानी डी ऑप्शन। पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है। 1870 से 1905 के बीच बहुत से भारतीय बुद्धिजीवियों ने ब्रिटिश शासन के आर्थिक पहलू को विश्लेषित किया। इनमें 3 लोगों का नाम सबसे महत्वपूर्ण है, दादा भाई नौरोजी का, महादेव गोविंद रानाडे और आईसीएस अधिकारी रमेश चंद्र दत्त का। देखिए, इन्होंने भारत का आर्थिक इतिहास लिखा। इन तीनों के अतिरिक्त जीवी जोशी, जी सुब्रमण्यम अय्यर द हिंदू समाचार पत्र के ये संस्थापक और संपादक थे। गोपाल कृष्ण गोखले समेत अनेक राजनीतिक कार्यकर्ताओं और पत्रकारों ने तत्कालिक अर्थव्यवस्था के हर पहलू की गहराई से विश्लेषण किया और ये लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भारत के आर्थिक विकास के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा उपनिवेशवाद ही है। 36, निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था? ड्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं करता था, तो सर सैयद अहमद खां, डी ऑप्शन। सर सैयद अहमद खां ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार थे और मुस्लिम समाज का विकास वे भारत में आंग्ल सत्ता के बने रहने से ही संभव मानते थे। वे दादा भाई नौरोजी के जो है मतलब ड्रेन थ्योरी जो है, जो ड्रेन थ्योरी या उत्सारण जो सिद्धांत है, ये इन सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे। 37 है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई?
पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक जो पुस्तक है किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो सही जवाब है 1901 में, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक दादा भाई नौरोजी हैं। यह पुस्तक 1901 में लंदन के एस सोनेस्चेन प्रकाशक के द्वारा जो है प्रकाशित की गई थी। एस सोनेस्चेन प्रकाशक के द्वारा। 38 है, पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो आपको मालूम है, पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने 1865 में WC बनर्जी के साथ मिलकर लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन किया, जिसका कार्य भारत के दुख दर्दों का प्रचार करना था। 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले वे पहले भारतीय थे। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में स्पष्ट रूप से ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की आर्थिक दुरावस्था पर प्रकाश डाला है। धन के बहिर्गमन या धन के निष्कासन के सिद्धांत को भी इन्होंने जो है इसमें उल्लेखित किया, प्रतिपादित किया। 39 है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा। किस दल के टिकट पर? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा उदारवादी दल के टिकट पर इन्होंने चुनाव लड़ा था। 40 नंबर है, ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी थी? ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने के सिद्धांत के बारे में जो पुस्तक लिखा गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा, डी ऑप्शन। ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने के सिद्धांत पर दादा भाई नौरोजी ने पुस्तक लिखी। 41 देखिए, अनौद्योगिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? अनौद्योगिकरण के संदर्भ में जो कथन दिया गया है इनमें से कौन सा कथन सही है? दो कथन है। देखिए, इसमें बात करें तो इसमें पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। यह प्रक्रिया 1813 में प्रारंभ हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों की समाप्ति ने इस प्रक्रिया को और तेज कर दिया, यानी पहला दूसरा दोनों कथन सही है। भारत में अनौद्योगिकरण की प्रक्रिया 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी का भारतीय व्यापार का एकाधिकार समाप्त करने से शुरू हुई। ब्रिटेन की समस्त प्रजा को अगर बात करें तो जो ब्रिटेन की समस्त प्रजा थी इसको पूर्वी विश्व के साथ व्यापार की अनुमति प्राप्त हो गई। यह औद्योगिक क्रांति को विस्तार देने के लिए किया गया था। इसे भारत ब्रिटिश उत्पादों का बाजार बन गया। 42 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन है, इनमें से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। इसमें पहला केवल कथन जो है, यानी उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है, पहला केवल कथन सही है। दादा भाई नौरोजी आधुनिक भारत के प्रथम ऐसे राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने गहरे शोध और विश्लेषण के बल पर यह सिद्ध किया ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। प्रति वर्ष एक निश्चित रकम इंग्लैंड ले जाई जा रही है। इसके परिप्रेक्ष्य में ही उन्होंने अपनी इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी दी। 43 ये किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? किसने यह विचार किया कि भारत में जो ब्रिटिश आर्थिक नीति है वो घिनौनी है? यह विचार कार्ल मार्क्स के द्वारा जो है किया गया था। कार्ल मार्क्स ने यह विचार व्यक्त किया था कि ब्रिटिश जो है आर्थिक नीति घिनौनी है। ब्रिटिश की जो आर्थिक नीति है, इकोनॉमिक पॉलिसी है, ये काफी गंदा है, घिनौनी है। अंग्रेजी हस्तक्षेप से सूत काटने वाले लंकाशायर में रहते हैं, लेकिन बंगाल और उसका आर्थिक आधार समाप्त होने के कारण लगभग ये लुप्त हो गया है। लाखों चरखों और हथकरघों के असंख्य जो लाखों चरखे थे या हथकरघे थे, इन्होंने असंख्य काटने वाले बुनकरों को जन्म दिया। वे समाज के केंद्र बिंदु बनकर रह गए थे और अब इस देश में सूती कपड़े की जो मांगे थी मानो बाढ़ सी आ गई है, विदेशी। ठीक है, याद रखिएगा। 44 है, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो सर आर्थर कॉटन को। सर आर्थर कॉटन ब्रिटिश सिंचाई अभियंता थे। इन्होंने दक्षिण भारतीय राज्यों की सिंचाई व्यवस्था का जो है उल्लेखनीय कार्य किया, इसीलिए सर आर्थर कॉटन को दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है।
45 है भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, कौन से सही सुमेलित है आपको बताना है। तो इसमें जो सही सुमेलित है, बेनियान का जो संबंध है ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट के रूप में, और मिरासीदार का संबंध राज्य का नामित राजस्व दाता, यानी दूसरा और तीसरा केवल सही है। देखिए, औरंग फारसी का शब्द है जिसका मतलब होता है गोदाम। यहां पर बिक्री से पहले माल का जो है मतलब कि भंडारण किया जाता था। औरंग शब्द का प्रयोग कई बार कार्यशालाओं में वर्कशॉप्स के लिए भी जो है किया जाता है। बेनियान यानी बनिया पारंपरिक जो है पणिक समुदाय के व्यापारी थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट के रूप में अब कंपनी और भारतीय कारीगरों के बीच मीडिएटर का काम करते थे। मिरासी अरबी शब्द है जिसका अर्थ है उत्तराधिकार। रैयतवाड़ी प्रणाली में सरकार के द्वारा मिरासीदारों को राज्य का इकलौता नामित राजस्व दाता जो है माना गया। 46 है आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम क्या था। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण, सी ऑप्शन। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त करके मुक्त व्यापार नीति अपनाई गई। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति उफान पर थी, अपने चरम सीमा पर थी। इंग्लैंड को अपने उद्योगों के लिए सस्ते माल की जरूरत थी। इस प्रकार भारत कच्चे माल का उत्पादन करने वाला देश बनकर रह गया। इसके अतिरिक्त भारत में पूंजीवादी व्यवस्था के बढ़ने के साथ साथ नई लगान नीति के कारण किसान को अब नगद राशि की आवश्यकता थी। इसीलिए किसान भी उन फसलों को उगाने के लिए विवश हुए जिनका बाजार में क्रय विक्रय हो सके। इससे पूर्व किसान केवल उन्हीं फसलों को उगाता था जिनकी खपत स्थानीय स्तर पर होती थी। चाय, रबर, कॉफी, नील, रेशम, जूट और तंबाकू जैसे वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन की शुरुआत हो गई जो ब्रिटिश पूंजीवाद की पहली पसंद थी। इन फसलों के लिए उन्हें यूरोपीय बाजारों में अत्यधिक कीमत प्राप्त होती थी। इस प्रकार उत्पादन के स्वरूप और प्रकृति में मूलभूत परिवर्तन हुए और भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण हो गया। 47 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है, तो वह भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे। याद रखिएगा, 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप भारतीय कुटीर उद्योगों पर काफी बुरा प्रभाव पड़ा। इस युग को भारत में अनौद्योगिकीकरण का काल कहते हैं। इस युग को भारत में अनौद्योगिकीकरण, इसलिए अग्रलिखित नीतियां उत्तरदायी थी, जैसे भारत पर मुक्त व्यापार नीति को लागू करना, भारतीय माल पर अत्यधिक चुंगी यानी कर लगाना, ब्रिटिश कंपनियों के द्वारा भारत से कच्चे माल का निर्यात करना, रेल मार्गों का विकास, विदेशी निर्माताओं को उद्योग लगाने के लिए विशेष सुविधाएं। इन सभी कारणों ने मिलकर भारतीय परंपरागत दस्तकारी उद्योग का विनाश कर डाला। इस संबंध में कार्ल मार्क्स ने लिखा है, यह अंग्रेज घुसपैठिया था जिसने भारतीय खड़ी को तोड़ दिया, चरखे का नाश कर दिया और देसी सूती वस्त्रों के लिए ये जो जाना जाता था उसे सूती वस्त्रों से भर दिया। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में 1857 की जो क्रांति है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहें। आपके प्रतिक्रियाओं का बेसब्री से हमें इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप लोग ज्वाइन कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।